तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। और आज की इस क्लास को पढ़ने के लिए आप लोग पूरी ऊर्जा के साथ तैयार होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग संसाधन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और संसाधन वाले चैप्टर में वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन, यह चैप्टर जो था हम लोग पढ़ रहे थे, वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। और आज हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ते हुए पुनः आगे बढ़ेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को हम देंगे, ठीक है ना? जो भी पार्ट्स बच गया है, जो भी थोड़ा सा बच गया है इस चैप्टर में, उससे प्यारे बच्चे अभी हम लोग समाप्त कर लेंगे, ठीक है? जो भी थोड़ा बहुत बच गया है ना, उसे हम लोग अभी इस क्लास में समाप्त कर लेंगे। यानी कि इस क्लास में आपका यह जो चैप्टर है वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन, यह समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना? वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन, ये जो चैप्टर है ना, ये समाप्त हो जाएगा। तो चलिए सब बच्चे तैयार हो जाइए, सब लोग तैयार हो जाओ भाई आज की इस क्लास के लिए। साउंड नहीं आ रहा है? साउंड जा रहा है ना? साउंड में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, साउंड एकदम कंप्लीटली क्लियर जा रहा है, ठीक है? हम लोग पिछले 2-3 क्लासों में सिर्फ और सिर्फ वन्य के बारे में पढ़े हैं और वन्य प्राणी संसाधन के बारे में पढ़े हैं, ठीक है ना? वन्य के बारे में और वन्य प्राणी संसाधन के बारे में, यानी कि जंगल के बारे में और जंगली जानवर के बारे में, यही पढ़े है ना? तो सब कुछ हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे कि वन्य कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा वन्य प्राणी के बारे में बताया कि कौन कौन से विलुप्त हो गया, जो विलुप्त होने के कगार पर है, सब लोगों के लिए अलग अलग लिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना? सब कुछ बताए थे। वन से क्या नुकसान है, ये सब कुछ बताए थे। वन विनाश से क्या नुकसान है, वन का क्या फायदा है, ये सब कुछ हम आप लोगों को बताए थे। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि चूंकि धीरे धीरे करके वन्य जीवों का, यानी कि जंगली जो जानवर है, उनका लोग शिकार करते जा रहे हैं, उनको लोग संरक्षित नहीं कर रहे हैं। वन्य जीव जो है वो धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे पहुंच रहे हैं, ठीक है ना? न तो उनको प्रजनन करने योग्य जगह मिल रहा है ताकि वो अपनी संख्या को बढ़ा सके, क्योंकि जंगल धीरे धीरे कटते जा रहा है और अगर जंगल ही नहीं मिलेगा तो फिर वन्य जीव का विस्तार कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि वन्य जीवों के लिए सरकार ने कौन कौन सा कदम उठाया, ठीक है ना? एक तो हम लोग देख लिए थे रेड डाटा बुक वाला, कि भाई रेड डाटा बुक तैयार करके सरकार रखती है कि कौन सा पशु पक्षी जो है वो विलुप्त होने के कगार पे पहुंच रहा है, ठीक है ना? तो ये तो एक हो गया रेड डाटा बुक, जो कि सरकार की तरफ से पहला कदम है। उसके अलावा सरकार जो है ना, वो कुछ जंगल को भी अलग बांट दिया है। सरकार ने कुछ जंगलों को अलग विभाजित कर दिया सिर्फ इसलिए ताकि वन्य जीवों को बचाया जाए, ठीक है ना? कुछ वन ऐसे हैं, समझिएगा, कुछ जगह ऐसा है जिसको सरकार ने चिन्हित कर दिया कि इस जगह पे कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, इस जगह पे सिर्फ जैव मंडल यानी मतलब जीव जंतु रहेंगे, ठीक है ना? और वैसे वैसे जगह को विभाजित किया गया है, वैसे वैसे जगह को अलग चिन्हित कर दिया गया है। कौन कौन है वो जगह? आज उस जगह के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना? अगर वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में अगर बात किया जाए तो कुल मिलाकर के 3 तरह के जीव जो है, ये 3 तरह के जगह जो है वो चिन्हित किया गया है वन्य जीवों के लिए। उसमें सबसे पहला है बाबू राष्ट्रीय उद्यान, समझिएगा। उसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं, समझना जरा ध्यान से, ठीक है ना? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो प्रकार है उसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय उद्यान। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसलिए बनाया गया है ताकि वन्य जीवों का संरक्षण हो सके। उसके बाद विहार या अभ्यारण्य, विहार या अभ्यारण्य, ये बिहार जो अपना बिहार राज्य है ना, वो वाला बिहार मत समझिएगा, ये अलग बिहार है। तो बिहार या अभ्यारण्य, और तीसरा हो गया जैव मंडल। तो कुल मिलाकर के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान है, बिहार या अभ्यारण्य है और जैव मंडल है। तो प्यारे बच्चे, ये 3 जगह को चिन्हित किया गया है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। किसके लिए? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, बिहार या अभ्यारण्य और जैव मंडल, ये 3 जगहों को संरक्षित किया गया है जैव मंडल के लिए, ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये राष्ट्रीय उद्यान क्या है। राष्ट्रीय को अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल और उद्यान को कहते हैं पार्क, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान को अंग्रेजी में कहेंगे नेशनल पार्क, ठीक है ना? ठीक है ना? इसको क्या कहेंगे? नेशनल पार्क कहेंगे। देखो बाबू, ऐसे जो पार्क होते हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास में वृद्धि और प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार करना। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जो है, नेशनल पार्क जो है, वो उसका उद्देश्य यही है कि वन्य प्राणी जो है, जो जंगली जानवर है, उनके आवास में वृद्धि करें ताकि वो आराम से रह सके, ठीक है ना? वो वन में आराम से रह सके, इसलिए उनके आवास में वृद्धि किया जाए और प्रजनन करने की जो परिस्थिति है उनके लिए तैयार करें ताकि वो अपनी संख्या को बढ़ा सके, ठीक है ना? इस उद्यान में बाहरी हस्तक्षेप वर्जित होता है, क्योंकि इस उद्यान में जंगली जानवर होते हैं, वन प्राणी होते हैं और वो अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए तत्पर होते हैं। इसके अलावा उनको सुरक्षा दिया जाता है, ठीक है ना? प्राकृतिक आवास दिया जाता है, इसलिए कोई बाहरी हस्तक्षेप वर्जित होता है।
यानी कि ऐसे उद्यान, ये ध्यान रखिएगा, नेशनल पार्क में यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में बाहरी लोगों को एंट्री पर मनाही होता है कि बाहरी लोग अंदर नहीं घुस सकते हैं। नो एंट्री का बोर्ड आपको आगे में ही लगा हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा ना तो आप ऐसे जगह पे पशु चारण कर सकते हैं, ना तो लकड़ी काट सकते हैं, यानी कि बाहरी कोई हस्तक्षेप आप नहीं कर सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है ना। राष्ट्रीय उद्यान में बाहरी कोई हस्तक्षेप आप नहीं कर सकते हैं, जैसे कृषि कार्य भी नहीं कर सकते हैं, कोई वन का उत्पाद है उसको जमा नहीं कर सकते हैं, पशुओं को नहीं चरा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य वहां नहीं कर सकते हैं। और हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 85 है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क की संख्या कितनी है। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क की संख्या 85 यानी कि 85 है। याद रहेगा, हमारे देश में 85 यानी कि 85 नेशनल पार्क है, ठीक है ना। कितने नेशनल पार्क है बाबू? 85 नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा, याद रहेगा ना। 85 नेशनल पार्क है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि हमारे देश भारत में नेशनल पार्क की संख्या कितनी है, या फिर आएगा कि राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, तो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या हो जाएगा 85। तो ये तो हो गया राष्ट्रीय उद्यान जो कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए है। उसके अलावा बिहार या अभ्यारण्य है और जैव मंडल है। तो चलिए अब हम लोग बिहार या अभ्यारण्य के बारे में देखते हैं। देखो बाबू, बिहार या अभ्यारण्य क्या है, तो यह एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र है जहां वन्य जीव सुरक्षित ढंग से रहते हैं, यानी कि यह भी वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है। ऐसा क्षेत्र जहां पर कि वन्य जीव जो हैं वो बड़े आराम से रहते हैं, बड़ा सुकून से रहते हैं, सुरक्षित ढंग से रहते हैं। और यह निजी संपत्ति भी हो सकता है। इस क्षेत्र में कृषि कार्य, वन उत्पाद को एकत्र करने, मछली पकड़ने आदि की सीमित छूट होती है। यानी देखिए, अभी हम आपको क्या बताए कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो राष्ट्रीय उद्यान में बाहरी हस्तक्षेप एकदम प्रतिबंधित है कि कोई बाहरी हस्तक्षेप आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो बिहार या अभ्यारण्य है, यहां आप लोग पशु चरा सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं, मछली उछली पालन कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन कुछ नियम और शर्त के तहत, ठीक है ना। बहुत बहुत मतलब मजबूत नियम होता है, उस नियम से बाहर जाकर के आप कोई काम नहीं कर सकते, उस नियम में रह करके ही आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और भारत में इसकी संख्या है 448। तो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या भारत में 85 और बिहार या अभ्यारण्य की संख्या 448। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में बिहार या अभ्यारण्य की संख्या कितनी है, तो बताइएगा 448, ठीक है ना। बिहार या अभ्यारण्य की संख्या कितनी है, तो बताइएगा 448, याद रहेगा। बिहार या अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? 448, ठीक है ना। और बिहार में बेगूसराय का कांवर झील और दरभंगा का कुशेश्वर स्थान इसके लिए चिन्हित किया गया है। अगर कोई बेगूसराय से होंगे तो कांवर झील जानते होंगे, परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि कांवर झील कहां है, तो कांवर झील है बेगूसराय में। आपसे पूछा जाएगा कि कुशेश्वर स्थान कहां है, तो कुशेश्वर स्थान दरभंगा में। और कांवर झील और कुशेश्वर स्थान ये दोनों जगह जो है वो बिहार या अभ्यारण्य के लिए चिन्हित किया गया है, यानी कि यहां पे वन्य जीव संरक्षित रह सकेंगे, ठीक है ना। तो बिहार का भी 2 क्षेत्र है, याद रहेगा ना, बिहार का बेगूसराय का कांवर झील और दरभंगा का कुशेश्वर स्थान। पहले मैट्रिक परीक्षा में यह क्वेश्चन आ चुका है कि कुशेश्वर स्थान कहां है, तो जवाब होगा ये दरभंगा। और ये अगर आपसे पूछा है कांवर झील कहां है, तो बेगूसराय। पूछा जाए कि बिहार या अभ्यारण्य की संख्या कितनी है, तो 448, ठीक है ना। कितना? 448, याद रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया बिहार, मतलब ये सब कुछ जो है ना वो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि जंगली जानवर आराम से रह सके, सुकून से रह सके। तीसरा होता है बाबू जैव मंडल। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता के संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यानी कि जैव विविधता के आधार पर कहने का मतलब हुआ कि कौन से जीव जंतु के लिए ज्यादा जरूरी है, मतलब जिसके लिए ज्यादा जरूरी है तो उस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और इन क्षेत्रों में जैव विविधता के आनुवंशिकी विविधता के रूप में संरक्षित कार्यक्रम चलाया जाता है। यानी कि जैव विविधता के आनुवंशिकी विविधता के रूप में, यानी कि अगर कोई जीव का संख्या घट रहा है तो फिर मतलब उसके प्रजनन क्षेत्र में बढ़ोतरी करना, अगर मतलब आप ये समझिए कि जरूरत के हिसाब से इसका निर्माण होता है। और विश्व के 65 देशों में करीब 243 सुरक्षित जैव मंडल क्षेत्र हैं, भारत में इसकी संख्या 14 है। यानी कि यहां से आप लोग याद रखिएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर हाल में एक तो पूछ देगा। पहला पूछेगा राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, यानी कि नेशनल पार्क की संख्या, तो नेशनल पार्क की संख्या 85। आपसे पूछेगा कि बिहार या अभ्यारण्य की संख्या कितनी है, तो अगर बिहार या अभ्यारण्य की संख्या पूछे तो भारत में इसकी संख्या है 448। और अगर आपसे पूछे कि जैव मंडल की संख्या भारत में कितनी है, तो 14, ठीक है ना। कांवर झील कहां है, तो बेगूसराय। कुशेश्वर स्थान कहां है, दरभंगा। ये सब ना ऑब्जेक्टिव में बाबू आएगा, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। ये तो हो गया सभी जीव जंतुओं को बचाने के लिए। लेकिन अलग से हम लोगों को पढ़ना है बाघ के लिए, क्योंकि बाघ का संख्या लगातार घटते जा रहा है, ठीक है ना। बाघ आप लोग देखते होंगे कि बहुत कम दिखाई पड़ता है, ना के बराबर सिर्फ चिड़ियाघर में ही आप लोग बाघ को देखते होंगे। तो बाघ का संख्या जो है ना वो लगातार घटते जा रहा है। इसलिए सरकार ने एक नई परियोजना लाई, बाघ परियोजना, समझ गए ना। सरकार ने एक नई परियोजना लाई, बाघ परियोजना, टाइगर, ये प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है ना।
मतलब टाइगर के ऊपर प्रोजेक्ट आया कि भाई टाइगर को बचाया जाए, बाघ को बचाया जाए, ठीक है ना। और बाघ को बचाने के लिए सरकार ने शुरुआत किया, ठीक है ना, कि किसी तरीके से बाघ की संख्या में वृद्धि हो, चूंकि बाघ का जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन धीरे धीरे घटते ही जा रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? तो बाघों को बचाने के लिए कार्यक्रम चलाए गए। तो बाबू अब हम लोग पढ़ेंगे बाघ परियोजना के बारे में, यानी कि टाइगर रिजर्व के बारे में। बाकी सब जीव जंतुओं के बारे में तो पढ़ लिए कि 3 चीजें हैं, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, दूसरा हम आपको बता दिए बिहार एवं अभ्यारण्य, और तीसरा जैव मंडल। अब अलग से हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि बाघ को कैसे बचाया जाए, सरकार इसके लिए क्या कर रही है, ठीक है ना। बाघ को बचाने के लिए टाइगर परियोजना के लिए, नीलगाय बचाने के लिए क्या होगा, नीलगाय बचाने की जिम्मेदारी हम पर है, ठीक है ना। देखो बाबू, अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं बाघ परियोजना यानी कि टाइगर रिजर्व के बारे में, ठीक है ना, ये सॉरी टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए, बाघ परियोजना विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973 में, याद रहेगा। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा, बाघ परियोजना की शुरुआत हुई 1973 ईस्वी में। वन्य जीव संरक्षण में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। बाघ एक बहुत महत्वपूर्ण जंगली जाति है जो देखने में भी अच्छा लगता है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या 5500 से घट करके 1827 रह गई है। 20वीं शताब्दी में प्यारे बच्चों बात किया जाए, मतलब अभी नहीं, अभी से बहुत समय पहले की बात है, 20वीं शताब्दी, ठीक है ना, अभी तो 21वीं चल रहा है। तो 20वीं शताब्दी की अगर बात किया जाए तो बाघ का संख्या 5500 था, अब घट के हो गया 1827। सोचिए कितना बाघ के संख्या में घटा हुआ है, ठीक है ना। बाघ को लोग मारते हैं, शिकार करते हैं, उसके चमड़ी को बेचते हैं, बहुत तरह की चीजें हैं, ठीक है ना। जंगल बर्बाद हुआ तो बाघ का संख्या घट गया। तो इस तरीके से करके बाघ का संख्या लगातार घटते जा रहा है, ठीक है ना। बाघ का संख्या 5500, पूरे भारत में 5500 बाघ था, जो कि अब घट करके सिर्फ 1827 रह गया है, ठीक है ना। घट कैसे रहा है? तो बाघों को मार करके उनको व्यापार के लिए चोरी किया जाता है। ये बाघों के रहने वाला जो जगह है वो धीरे धीरे सिकुड़ गया, बाघों का रहने वाला जगह घट गया। भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम हो गया, यानी कि बाघ क्या खाएगा? दाल भात तो खाएगा नहीं, बाघ खाएगा जंगली जानवर। अब जंगल में क्यों साफ कर दिए आप लोग, तो बाकी जंगली जानवर वहां से भाग गया, तो बाघ भूखले मर गया, ठीक है ना। तो इसलिए बाघ कई कारणों की वजह से घट रहा है और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। बाघों के खाल का व्यापार और इनकी हड्डियों का औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। देखिए, बाघ का खाल का व्यापार होता है, आमतौर पर बाजार में देखते होंगे, आपको एक फोटो भी दिखाए थे कि बाघ के ना खाल का व्यापार होता है, आप लोग को दिखाए थे ना, किस तरीके से बाघ का खाल लोग निकाल लेते हैं और इसको बेचते हैं, करोड़ों रुपया मिलता है, ठीक है ना। इतना ही नहीं, बाघ का दांत निकाल लेते हैं, बाघ का हड्डी तक निकाल लेते हैं, क्योंकि बाघ की हड्डी से दवाई बनता है, तो बहुत महंगा बिक जाता है मार्केट में। इसलिए लोग बाघ का शिकार करते हैं और धीरे धीरे करके इसलिए बाघ की संख्या जो है वो घटते जा रही है, ठीक है ना। बाघ परियोजना अगर आ भी जाए तो अपने मन से लिख दीजिएगा। अगर इतना ना लिख पाए, हम तो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, अगर इतना आप लोगों से ना लिखा पाए, जितना याद रहेगा उतना लिखिएगा, ठीक है ना। लेकिन हम तो दीर्घ उत्तरीय के पर्पज से लिखा रहे हैं कि अगर दीर्घ उत्तरीय में आ जाए तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा। तो बाघों के खाल का व्यापार होता है और उनके हड्डियों का औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। बाघ संरक्षण एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास है। बाघ का संरक्षण इसलिए किया गया क्योंकि बाघ जो है वो अब संकटग्रस्त प्रजाति में आ गया है। संकटग्रस्त कल बताए थे ना, मतलब जिसकी संख्या एकदम लगभग न के बराबर विलुप्त होने के कगार पर जो पहुंच गया हो उसको संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं। तो बाघ भी जो है वो संकटग्रस्त जाति को बचाने का एक प्रयास है। उत्तरांचल में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, समझिएगा, बाघों के लिए अलग अलग नेशनल पार्क बनाए गए, जैसे उत्तरांचल में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। यहां से ना ऑब्जेक्टिव में मतलब ऐसे सवाल पूछेगा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहां है, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बताना है पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहां है? पश्चिम बंगाल में है। पूछा जाएगा गढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो मध्य प्रदेश में है। और ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बाघ को बचाने के लिए, बाघ को संरक्षण करने के लिए। राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण है। यानी कि भारत में बहुत सारे ऐसे परियोजना बनाए गए जिससे कि बाघों का और अन्य जंगली जानवरों को क्या किया जाए, बचाया जा सके, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया ना। अन्य जंगली जानवरों को बचाया जाए ताकि उसकी संख्या में वृद्धि हो, और बाघों को बचाने के लिए एक अलग से परियोजना आया, बाघ परियोजना, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। एक अलग क्वेश्चन है कि भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम लिखिए, क्षेत्रफल और राज्यों का नाम बताइए। 2 प्रमुख जैव मंडल, अभी आपको बताया ना कि जीव जंतुओं को बचाने के लिए, जीव जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जो क्षेत्र बनाया जाता है उसमें 3 क्षेत्र है। एक तो हो गया राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, दूसरा बिहार एवं अभ्यारण्य, और तीसरा होता है जैव मंडल। तो वही पूछ रहा है कि भारत का 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र कौन कौन सा है, उसका क्षेत्रफल कितना है और किस राज्य में है। 2 जैव मंडल का नाम पूछा है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, यूनेस्को के सहयोग से भारत में 4 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई। भारत का जैव मंडल क्षेत्र नीलगिरी है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, जैव मंडल क्षेत्र नीलगिरी। पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 5520 वर्ग किलोमीटर।
तो पहला जैव मंडल क्षेत्र नीलगिरी, याद रखिएगा। अगर दो जैव मंडल क्षेत्र का नाम पूछे तो पहला जैव मंडल क्षेत्र का नाम क्या है? नीलगिरी, और इसका क्षेत्रफल है 5520 किलोमीटर। इसका फैलाव जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तक है। और दूसरा रिजर्व जैव मंडल क्षेत्र है नंदा देवी। तो दो जैव मंडल क्षेत्र का नाम आप लोग याद रखिएगा। पहला हो जाएगा नीलगिरी, भारत का दो जैव मंडल क्षेत्र, ठीक है ना, जहां पर कि वन्य जीवों को संरक्षित किया जाता है, जहां वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ये काम किया जाता है, जैव मंडल बनाया जाता है। तो पहला हो गया नीलगिरी और उसका क्षेत्रफल है 5520, और ये कहां-कहां फैला हुआ है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। पूछ रहा है ना कि राज्यों का भी नाम लिखिए, किस राज्य में ये है? तो नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है और केरल में है, और क्षेत्रफल है 5520 किलोमीटर। और दूसरा जैव मंडल क्षेत्र जो है वो नंदा देवी है, जिसका क्षेत्रफल है 2236.74 वर्ग किलोमीटर, और यह उत्तराखंड राज्य में फैला हुआ है। तो दो जैव मंडल क्षेत्र का नाम आपसे पूछेगा तो बताइएगा नीलगिरी और नंदा देवी, ठीक है ना। अगर दो जैव मंडल क्षेत्र का नाम पूछेगा तो बताइएगा नीलगिरी और नंदा देवी, ठीक है ना। समझ में आ गया बाबू? नीलगिरी और नंदा देवी, दो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे शायद थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे हमें लगता है कि 4 की जगह पे 14 होगा। हम देख लेंगे एक बार इसको, ठीक है ना, इसको सुधारना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो जल्दी से सब बच्चे कमेंट करिए, दो जैव मंडल क्षेत्र कौन कौन है? दो जैव मंडल क्षेत्र कौन कौन है? जल्दी से बताओ बाबू, दो जैव मंडल क्षेत्र कौन कौन है? पहला नीलगिरी और दूसरा नंदा देवी। नीलगिरी कहां है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, ये 3 जगह याद रखिएगा। नीलगिरी कहां है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। और नंदा देवी कहां है? उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो ये आप लोग दोनों याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक क्वेश्चन बाबू हम आप लोगों को बता देते हैं। अब सिर्फ क्वेश्चन ही है, 3-4 को क्वेश्चन बच गया है जो हम बस आप लोग को बता देते हैं। कह रहा है कि जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, विस्तार से लिखिए। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, मैट्रिक परीक्षा में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि जैव विविधता क्या है, ठीक है ना, और यह मानव के लिए क्यों जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, जैव विविधता यानी कि चाहे जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये क्यों, मतलब ये क्या है और ये मानव के लिए कैसे जरूरी है। अभी तक हम आप लोगों को इतना तो बता दिए हैं कि वन्य हमारे लिए कैसे जरूरी है, वन्य जीव हमारे लिए कैसे जरूरी है, बस उसी चीज को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना, कि यह मानव के लिए, जैव विविधता मतलब जीव जंतु, ठीक है ना, यह मानव के लिए कैसे जरूरी है, बस ये लिख देना है। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे कि जैव विविधता का मतलब है पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों की विविधता, जितने भी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिसमें पेड़ पौधे से लेकर के जानवर, वक, सूक्ष्म जीव सब शामिल होते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज और पृथ्वी की भलाई के लिए बहुत जरूरी है। जैव विविधता मानव जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें कई तरह के फायदे देती है। जैव विविधता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें अनेक तरह के फायदे ये देती है, ठीक है ना। और जैव विविधता से हमें भोजन, जैसे वन हो गया तो वन से हमें भोजन मिलता है, दवा मिलता है, और भी जरूरी संसाधन मिल जाता है। तो जैव विविधता कहने का मतलब कि वन भी आ गया और वन्य जीव भी आ गया। तो वन से हमें क्या मिलता है? भोजन मिल जाता है, दवा मिल जाता है, या फिर बहुत सारे जीव जंतु जिससे दवा मिल जाता है और अन्य जरूरी संसाधन मिल जाता है। और जैव विविधता जलवायु नियंत्रण और बाढ़ रोकथाम में मदद करते हैं। जलवायु नियंत्रण, आपको बताया था ना कि वन के कारण ही जलवायु नियंत्रण होता है, वन के कारण ही वर्षा होता है, वन नहीं रहेगा तो वर्षा नहीं होगा। तो जैव विविधता जलवायु नियंत्रण और बाढ़ रोकथाम में मदद करते हैं। यह एक मोटे अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर जीवों की करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती है। ऐसे तो किताब में लिखा है कि पृथ्वी पर जीवों की 1 करोड़ पृथ्वी पर जीवों की 1 करोड़ प्रजाति है, लेकिन ऐसे हम लोग जानते हैं कि कितना टोटल जीवों की संख्या, ऐसे मतलब कि अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो टोटल जीवों की संख्या कितना है? 64 लाख। 64 लाख योनि कहा जाता है कि 64 लाख योनियों में से किसी एक योनि में जन्म होगा, 64 लाख कहा जाता है, लेकिन लगभग 1 करोड़ प्रजाति है, ठीक है ना। ये हमारा धरोहर है। वन्य जीव सदियों से हमारे सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। इनसे हमें भोजन भी मिल जाता है, वस्त्र भी मिल जाता है, आवास भी मिल जाता है एवं अन्य उत्पाद भी प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। भारत में इन्हें सदैव आदर भाव एवं पूज्य समझा गया है। ये पर्यावरण संतुलन के लिए भी अत्यावश्यक है तथा हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि चाहे वन हो चाहे वन्य जीव हो, हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 84 लाख योनि होता है ना, हाँ 84 लाख योनि होता है, 84 लाख, लेकिन लगभग 1 करोड़ हम लोग यहाँ पे याद करेंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, यहां तक हम आप लोगों को सब कुछ बताए, ठीक है ना, इसको आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, आप लोगों का जो एग्जाम है 26 तारीख से, उसका कोई रूटीन भी है? कोई रूटीन वगैरह मिला है आप लोगों को? अगर रूटीन मिला है तो हमें भेज दीजिएगा, ठीक है ना, हम उसको देख लेंगे, ठीक है, उसी अनुसार से आप लोग का तैयारी करा देंगे, ठीक है बाबू। अब देखिए, ये तो हो गया भाई सरकार की तरफ से किया गया प्रयास, जो कि सरकार कर रही है। आदमी की तरफ से भी प्रयास किया गया, और आदमी की तरफ से प्रयास किया गया सबसे पहले उत्तराखंड में, जिसको हम लोगों को पढ़ना है, जिसका नाम है चिपको आंदोलन। देखिए, चिपको आंदोलन क्या है कि पेड़वे से लोग जाकर के चिपक जाता था, ठीक है ना, और पेड़ से चिपक गया कि पेड़ पे काटने नहीं देंगे, पहले हमको काटो तब पेड़ काटना, ठीक है ना। लोग पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से ही जाकर के चिपक जाते थे। होता क्या था कि बिजनेस करने वाले व्यापारी, ये जो व्यापारी लोग थे वो भी आते थे और पेड़ को काट देते थे। व्यापारी लोग आते थे और पेड़वे को काट देते थे।
अगल बगल के ग्रामीण सब इस बात को देखे तो देखे कि भाई अच्छी बात नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है ना, एक व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में क्या हुआ कि जो अनपढ़ जनजाति था, तो अनपढ़ जनजातियों के द्वारा एक आंदोलन किया गया 1972 ईस्वी में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल इलाके में। ध्यान रखिएगा, कहां में? उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल इलाके में यह आंदोलन हुआ। और वहां पे क्या हुआ कि एक ऐसा आंदोलन हुआ वृक्षों को बचाने के लिए कि पेड़ पौधा काटने नहीं देंगे, और पेड़ पौधा को बचाने के लिए पेड़ से जाकर के चिपक जाते थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम पड़ा चिपको आंदोलन। क्या नाम पड़ा? चिपको आंदोलन। तो पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन कब हुआ था, तो बताइएगा 1972 ईस्वी में। पूछा जाएगा कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि चिपको आंदोलन कहां हुआ था, तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में। और अगर लघु तरीये में पूछा जाए कि चिपको आंदोलन क्या है, तो बस इतना सा लिख दीजिएगा कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों के द्वारा 1972 ईस्वी में एक विशेष आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसके तहत स्थानीय लोग ठेकेदार की कुल्हाड़ी से हरे भरे पेड़ पौधों को काटते देख करके बचाने के लिए पेड़ पौधों को अपने आगोश में लेकर के उसको घेर करके उसके साथ चिपक करके उसकी रक्षा करते थे। उसे ही चिपको आंदोलन कहा गया। से क्या कहा गया? चिपको आंदोलन कहा गया। यानी कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों के द्वारा 1972 ईस्वी में ठेकेदार की कुल्हाड़ियों से, समझिएगा, ठेकेदार की कुल्हाड़ियों से मतलब ठेकेदारों से हरे पेड़ पौधे को बचाने के लिए पेड़ को अपने आगोश में ले लिया जाता था, पेड़ के साथ जाकर के चिपक गया, ये मतलब कि जो पेड़ है ना उसके साथ जाकर के चिपक जाया जाता था। सभी महिलाएं जाकर के इस तरीके से पेड़ के साथ चिपक जाती थी, देख लीजिए, ठीक है ना। और इस आंदोलन को ही क्या कहा गया? चिपको आंदोलन कहा गया। उत्तर प्रदेश में ना हुआ था भाई, उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में हुआ था। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? उत्तराखंड में हुआ था। तो चिपको आंदोलन समझ में आ गया? बताओ बाबू, चिपको आंदोलन आप लोगों को समझ में आ गया? चिपको आंदोलन यहां तक समझ में आ गया? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में हुआ है। अब लास्ट में एक सबसे लास्ट क्वेश्चन बच गया है यहाँ पे। सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास के कारक है। क्वेश्चन बिहार बोर्ड परीक्षा में, मैट्रिक परीक्षा में पूछा जा चुका है पहले। कह रहा है कि मानव की क्रियाएं मतलब मानव जो काम करता है उसके वजह से प्राकृतिक, वनस्पति और प्राणियों का भी ह्रास हो रहा है। तो कौन कौन सा ऐसा मानव का काम है जिसके वजह से वन्य और वन्य जीव जो है वो नुकसान में जा रहे हैं? मानव का कौन कौन सा ऐसा काम है जिसके वजह से वन्य और वन्य जीव दोनों नुकसान में जा रहे हैं? तो सबसे पहला तो काम है वन की कटाई। मानव जो है वो वन को इतना काट रहा है कि भाई वन्य भी हरास हो रहा है और वन्य जीव का भी हरास हो रहा है। तो सबसे पहला हो गया बाबू, ध्यान रखिएगा, वनों की कटाई, ठीक है ना। तो मानव अपने स्वार्थ के लिए वनों को काटता है। वनों की कटाई से वनस्पति नष्ट होती है और वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास छीन जाता है। तो सबसे पहला तो हो गया वन की कटाई, ठीक है ना। सबसे पहला वन की कटाई, यानी कि वन को मानव जो है वो काट दे रहा है। दूसरा, अवैध शिकार, शिकार कर लेता है, जैसे बाघ का शिकार किया, किसी और जीव का शिकार कर लिया। तो अवैध शिकार से बहुत सारे प्रजाति को विलुप्त होने के कगार पर मानव जो है वो पहुंचा दिया है। तीसरा, पर्यावरण प्रदूषण, मानव जो है वो औद्योगिक अपशिष्ट को ऐसे ही छोड़ दे रहा है। रसायन, गंदगी के कारण जल प्रदूषित हो रहा है, यानी कि मानव जो है वो प्रदूषण भी बहुत ज्यादा फैला रहा है। वन भूमि पर अतिक्रमण, अगर कहीं पर जगह नहीं मिल रहा है ना तो जंगल को काट करके वहां पर क्या कर रहा है? घर बना रहा है, खेती कर रहा है। आप लोगों को बताते हैं कि पहले झूम खेती हुआ करता था। झूम खेती आदिवासी लोग करते थे, ठीक है ना। झूम खेती में क्या होता था कि आदिवासी एक जगह जाते थे, जंगल को साफ करते थे, जंगल को साफ करके वहां पे खेती करते थे, और खेती करने के बाद जब तक वो मिट्टी उपजाऊ है तब तक खेती करते थे। मिट्टी जैसे ही अनुपजाऊ हो गया तो वहां से छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते थे और दूसरी जगह के जंगल को साफ करते थे और फिर वहां खेती करते थे। तो इस तरीके से झूम खेती के कारण बहुत ज्यादा जंगलों का नुकसान हुआ। झूम खेती को ही स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, झूम खेती को ही स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अतिक्रमण कहने का मतलब हो गया कि कब्जा कर लिया, ठीक है ना। अतिक्रमण कहने का मतलब कब्जा कर लिया। तो मानव जो है वो जंगल वाले भूमि पर कब्जा कर लिया है, ठीक है ना। जो वन का भूमि है, जो जंगल का भूमि है, उस पर अतिक्रमण कर लिया है, कब्जा कर लिया है, जिससे जंगल को भी और जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं दोनों को नुकसान हुआ है। और शहरीकरण, शहरीकरण के कारण बहुत बड़े पैमाने पर जंगल को काटा जा रहा है। रेलवे लाइन बिछाने के लिए, सड़क का जाल बिछाने के लिए, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मानव जो है वो खुद कर रहा है और भुगतना सबको पड़ रहा है। तो मानव के गलतियों की वजह से ही क्या हो रहा है? मानव के गलतियों की वजह से ही जंगल यानी वन और वन्य जीव दोनों का नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया बाबू? सर अगर बाघ को शराब दे दिया जाए तो क्या होगा? कभी देख करके देखिए, ठीक है ना। ऐसा गलती भी मत करिएगा, सरकार की तरफ से आप पर केस कर दिया जाएगा, मुकदमा कर दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया बाबू? यहां तक सारे बच्चे समझ गए? बताओ जल्दी से, हो गया ना पूरा? चलिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना?
अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाबू, तो आप लोगों को हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना, ये चैप्टर खत्म हो गया है, आप लोगों को हम होमवर्क दे रहे हैं HW में क्या दे रहे हैं बाबू, कुछ प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहे हैं, इसको आप लोग बना करके हमें भेज दीजिएगा, ठीक है ना, इसको बना करके हमें भेज दीजिएगा, ठीक है, इसको आप लोग बना करके क्या करिएगा, भेज दीजिएगा, ठीक है ना बाबू, अच्छे तरीके से। क्वेश्चन जो है वो आपको पैनल PDF के साथ मिल जाएगा, ये सब कुछ क्वेश्चन है जो कि हम आप लोगों को भेज रहे हैं, इसको आप लोग बनाइएगा, बना करके हमें भेज दीजिएगा, ठीक है ना। टोटल कितना क्वेश्चन है, टोटल 43 क्वेश्चन है, तो इतना आप लोगों को हम दे रहे हैं, इसको बना करके अभी से लेकर के शाम तक आप लोग हमें भेजिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो आपका फाइनली वन्य और वन्य जीव जो है वो खत्म हो गया, समझ में आ गया, वन्य एवं वन्य जीव जो है वो फाइनली आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन का खत्म हो गया। अब संसाधन में 2 चैप्टर और बच गया है, एक तो बच गया है खनिज संसाधन और दूसरा शक्ति ऊर्जा संसाधन, तो हमें लगता है कि अगले 4 दिन में आपका ये खत्म हो जाएगा, मतलब आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम से पहले आपका संसाधन यानी कि आधा भूगोल खत्म, ठीक है ना, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम से पहले आपका आधा भूगोल का सिलेबस तो ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है बाबू। जैव अपहरण क्या है भाई, ठीक है ना, जैव आपको क्या बताया कि जीव जंतुओं को जो विनाश हो रहा है शायद उसी को जैव अपहरण कहते होंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, इसको आप लोग बना करके भेजिएगा और अच्छे तरीके से एक एक होमवर्क को पूरा क्लियर करके भेजिएगा, ठीक है ना। तो सभी बच्चों का हम देख लेंगे कि कितने बच्चे हमें भेजे हैं, कितने बच्चे नहीं भेजे हैं, तो इसको बना करके सब लोग हमें भेजिएगा, आज ही भेज दीजिएगा, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं हम आप लोगों से अब अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।